Hello dear student, how are you? I hope you are doing well and I hope you are studying well. बट मेक श्योर कि जो भी लेक्चर आप देखते हैं उस लेक्चर को नोट्स वगैरह सब तैयार करते हो और सभी लेक्चर को एक बार जब लेक्चर ख़त्म हो जाता है तो आप उसको रिवाइज भी करते होंगे आई होप। और अगर कोई वर्ड को में प्रॉब्लम आता है या फिर किसी वर्ड का आपको मीनिंग नहीं आता है तो आप उसे क्या कर सकते हैं, आप उसे गूगल पर टेक्स्ट करके सर्च कर सकते हैं, हिंदी करके उसको समझ सकते हो। और फिर भी अगर नहीं समाधान मिला तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। जितना जल्द हो सकता है प्रयास करूँगा कि आपको जो भी डॉट्स वगैरह है उन सारे डॉट्स को क्या करें, क्लियर कर दें। हैव यू गॉट इट? गॉट इट। सो दैट्स वाई कीप वॉचिंग, वी विल बैक। सो नाउ मेरा नाम है एराज और शुरू करते हैं आज का इस क्लास को, आज का इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। और जितनी भी तरह का जानकारी दूंगा उसे ध्यान से सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। क्लियर है? क्लियर है। देखो, जो भी मैंने आपको सिखाया है वायरल डिजीज, वो सारे डिजीज को मैंने कवर किया जो आपको पढ़ना था डिटेल में उसको। ऐसा कुछ भी नहीं कि मैंने मिस किया, ऐसा कुछ भी नहीं कि आपको छोड़ दिया। बट याद रहे अब जो पढ़ाने जा रहा हूँ कि सम वायरल डिजीज है, इस वायरल डिजीज के बारे में बताऊंगा। ऐसा और भी डिजीज को बताऊंगा जो प्रीवियस लेक्चर में आपने उसके बारे में नहीं पढ़ा होगा, ठीक है ना। जैसे कि एड्स के बारे में नहीं बताया है, मप्स, मिसल्स, ये सारा के सारा 3 डिजीज के बारे में प्रीवियस लेक्चर में नहीं बताया। तो इन तीनों वायरल डिजीज के साथ साथ ये फर्स्ट एंड द 5th वन, इसको भी हम लोग कवर करेंगे, समझ गया। बट हाँ, जो चीज़ है वो सटीक बताएंगे, डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, बट जितनी जानकारी रहेगा उससे कम भी नहीं दूंगा। हैव यू गॉट इट? नाउ लेट अस सी व्हाट आई हैव मेंशन्ड हियर। मेंशन दैट कि सम वायरल डिजीज, योर टॉपिक एंड द नेम ऑफ द टॉपिक सम वायरल डिजीज। तो आई हैव मेंशन्ड कि सम वायरल डिजीजेस आर एज फॉलोज। कुछ वायरल डिजीज है जो निम्नलिखित है। वायरल डिजीज कहने का अर्थ ये होता है कि वैसा किसी भी तरह का डिजीज जो वायरस के कारण होता है। किसके कारण? वायरस के कारण। कोई पूछा वायरल डिजीज क्या होता है, बोल देगा। अब बोलेगा बैक्टीरियल डिजीज, तो बैक्टीरिया के कारण होगा, ठीक है ना। वो भी पढ़ना है आगे, पहले इसको कवर कर लें। तो आई हैव मेंशन्ड स्वाइन इन्फ्लुएंजा, और स्वाइन इन्फ्लुएंजा का ही दूसरा नाम है स्वाइन फ्लू। सिंपली में बोलते हैं फ्लू मीन्स दैट इज द इन्फ्लुएंजा, पार्ट ऑफ द इन्फ्लुएंजा। गॉट इट? गॉट इट। नेक्स्ट वायरल डिजीज है जो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, दैट इज द एड्स। एड्स के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले जानिए कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। कोई पूछेगा ना कि एड्स का फुल फॉर्म बताइए, AIDS का फुल फॉर्म, तो बताइएगा एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। याद रहेगा, एड्स का फुल फॉर्म हुआ एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। चलो, अच्छी बात है, याद रहेगा। तो इसके बारे में बताऊंगा और अच्छे से बताऊंगा। नेक्स्ट डिजीज मप्स। आपके मन में चल रहा हो कि ये मप्स क्या है, तो डोंट वरी, वो भी सिखाएंगे। मिसल्स एंड द फाइनली चिकन पॉक्स। पता है मुझे कि चिकन पॉक्स और आपको स्वाइन इन्फ्लुएंजा मैंने पढ़ा दिया है, बट फिर भी उसको कवर करते हैं, कवर करने का प्रयास करते हैं, जस्ट लाइक ए समरीज। जी हाँ, तो ये 5 तरह का डिजीज है, इसको मैं बताने वाला हूँ और जस्ट लाइक ए समरीज बताने वाला हूँ, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए अच्छे से। हैव यू गॉट इट? गॉट इट। तो इसे आप लिखिए ताकि कुछ और बातें कर सकें। 1 बाय 1 करके अब इसको एक्सप्लेनेशन दूंगा, 1st, 2nd, 3rd, 4th एंड 5th को, 5 को एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। दिस लेक्चर इज गोइंग टू बी वेरी प्रीशियस, सो बी केयरफुल। चलिए इसे लिखिए। नाउ let us talk about this viral disease, and the name of this viral disease is that swine influenza और swine flu। ये भी एक वायरल डिजीज है एक प्रकार का। अब देखिए, इसमें मैं इस वायरल डिजीज जो स्वाइन फ्लू और स्वाइन इन्फ्लुएंजा, मैंने एक वायरल डिजीज का नाम लिया, इसमें मैं आपको बताने क्या वाला हूँ, क्या क्या चीज़ सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले यही आपको जानकारी देता हूँ। तो सबसे पहले बताऊंगा कि कौन सा वायरस के कारण हुआ, फिर बताऊंगा कि मोड ऑफ इन्फेक्शन यानी कि कैसे फैलेगा, फिर आपको जानकारी दिया जाएगा सिम्टम्स के बारे में कि इसका लक्षण क्या है। नेक्स्ट बताऊंगा इनक्यूबेशन पीरियड एंड वैक्सीनेशन, कि इसका स्वाइन इन्फ्लुएंजा का इनक्यूबेशन पीरियड क्या है, यानी कि कितना समय के बाद
प्रभाव पूरे गहरे तरीके से दिखाने लगता है। और दैट वैक्सीनेशन कि क्या इसका कोई वैक्सीन उपलब्ध है या नहीं है। तो जो भी 1 2 3 4 जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ यहाँ पे, वो और भी वायरल डिजीज बताऊँगा 1 2 3 4 5 तकरीबन, जो पहला टॉपिक में बताया आपको कि सम वायरल डिजीज। तो यही इन्हीं सारी चीज़ों को मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि पहले तो ये जानना जरूरी है पढ़ने से पहले कि पढ़ना क्या है। पता ही नहीं रहेगा कि पढ़ना क्या है तो कैसे होगा, है ना। इसीलिए पहले आपको जानकारी दूंगा। हैव यू कंप्लीटेड, समझ चुके हो, अच्छी बात है। तो स्वाइन इन्फ्लुएंजा और स्वाइन फ्लू में कौन सा वायरस के कारण हुआ। तो स्वाइन इन्फ्लुएंजा H1N1 वायरस के कारण। स्वाइन इन्फ्लुएंजा H1N1 वायरस नाम है वायरस का, इसी के कारण होता है कौन, तो स्वाइन फ्लू। देखिए तो ये इंटर का बोर्ड एग्जामिनेशन में भी पूछ सकता है आपसे, 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं, इसीलिए बी केयरफुल, इसको ध्यान देना है। नेक्स्ट बता रहा हूँ कि मोड ऑफ इन्फेक्शन या फिर स्प्रेड। मोड ऑफ इन्फेक्शन कहिए चाहे मोड ऑफ स्प्रेड कहिए, यानी कि यह बीमारी जो है वो आखिरकार फैलेगा कैसे, दूसरे को कैसे हो सकता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या बताया है कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, यह एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। ड्रॉप जानते हो, बारिश के बूंदे फुहारा के रूप में गिरता है, दैट इज द ड्रॉप। तो उस ड्रॉपलेट के रूप में यह बीमारी फैलता है। प्रश्न आता है कि हाउ इज इट पॉसिबल। तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन बाय एयर, एयर में ड्रॉपलेट के कारण, कैसे भाई, थ्रू। तो मैं लिखाऊंगा कैसे, जो जानते हैं। तो कफ, स्नीज और स्प्लिट ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। अब कोई छींक दिया, कोई इस प्रकार से खोख दिया या फिर खखार फेंक दिया, तो क्या होता है, उसको में ड्रॉपलेट रहता है और वो गया एयर में। एयर जो है वो फाइनली इन्फेक्टेड पर्सन के थ्रू निकलता है एयर में, और कोई हेल्दी पर्सन उसके कांटेक्ट में आएगा तो जाहिर सी बात है उसको भी हो ही जाएगा स्वाइन फ्लू। डन, कंप्लीटेड। किसी को कोई प्रॉब्लम है, इतना तक समझ गया ना, अच्छी बात है। अब देखो आगे बताता हूँ सिम्टम्स क्या है, इसका लक्षण क्या है, किसका, तो स्वाइन इन्फ्लुएंजा का। तो इन्हीं लक्षण के बारे में मैं आपको डिस्कशन करता हूँ। तो लिखा हूँ हाई फीवर, यानी कि बुखार रहेगा बॉडी में। कफ, यानी कि गला में जमा हुआ रहेगा कफ। रनिंग नोज, यानी कि नाक भी बहेंगे, पानी चलेगा, बेस्ट मटेरियल रहेंगे। सोर थ्रोट, यानी कि गला में खराश रहेगा, एकदम अच्छा फील नहीं करोगे। बोडिक्स, जैसे हेडक होता है, हेडक मीन्स सिर में दर्द, तो जस्ट लाइक दिस बोडिक्स, यानी कि बॉडी में पेन रहेगा, ठीक है। चिल्स, यानी कि ठंडा भी लग सकता है, दैट इज द जाड़ा बुखार उसे बोलते हैं हिंदी में। फैटिक, यानी कि मसल में सोरनेस, पेन रहेगा। डायरिया, लैटिंग बुखार भी सब हो सकता है। वोमिटिंग, उल्टी भी आ सकता है। तो इतनी सारे लक्षण है। और हेडेक भी होता है, यानी कि सर में भी दर्द रहेगा। बॉडी भी हो गया, दैट इज द हेडेक, फैटिक, वह सब आ गया। आई होप कि आप समझे होंगे कि सिम्टम्स क्या है किसका, तो स्वाइन इन्फ्लुएंजा का। अब कोई पूछेगा कि सिम्टम्स क्या है स्वाइन इन्फ्लुएंजा को, तो मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई नहीं बोल सकते हो, सभी कोई बोल सकते हो जो मेरी बातों को सुना है, अच्छी बात है। हम नेक्स्ट यहाँ पे बता रहा हूँ कि इनक्यूबेशन पीरियड एंड वैक्सीनेशन, यानी कि जो स्वाइन इन्फ्लुएंजा है इसका इनक्यूबेशन पीरियड क्या है। इनक्यूबेशन पीरियड बार बार बताना पड़ता है एक ही चीज़ों को। मैंने बताया था आपसे इनक्यूबेशन पीरियड यह ऐसा पीरियड है जिसमें डिजीज जो है वो अपना असर दिखाने में टाइम लेता है, दैट इज द इनक्यूबेशन पीरियड। तो बताया हूँ, वही बताऊंगा। तो इनक्यूबेशन पीरियड में भी 1 to 7 डेज, यानी कि 1 से 7 दिन के जैसे ही स्वाइन इन्फ्लुएंजा किसी को होता है तो पहला दिन से लेकर के 7वां दिन तक यह ऐसा चरण है जिसमें प्रभाव और ज़्यादा डेवलप होते रहता है, धीरे धीरे और डेवलप होते रहता है, और 7वां दिन के बाद और अच्छे तरीके से डेवलप कर जाता है। हैव यू कंप्लीटेड। इतना दिन तक लगी एकदम सिम्टम्स जो है वो बॉडी में आते रहेगा, जाते रहेगा, आएगा, कम हो जाएगा, इस प्रकार से प्रभाव दिखाता है, दैट इज द इंक्यूबेशन पीरियड। तो कितना दिन लग रहा है टोटल, 3 दिन में भी किसी को काफ़ी है, किसी को 7 डेज में भी। एनीहाउ कुछ वैक्सीनेशन उपलब्ध है क्या, तो इसके लिए कोई वैक्सीन वगैरह ये सब है नहीं स्वाइन इन्फ्लुएंजा के लिए। और वैसे भी वैक्सीन्स तो था बट उतना कारगर नहीं रहा। कुछ मेडिसिन, कुछ टैबलेट्स वगैरह ये सब है, दैट इज द टैमीफ्लू सिरप और रिलेंजा नाम का टैबलेट्स है, उसके आप ले सकते हैं।
आसानी से मिल जाएगा मेडिकल स्टोर में। कंप्लीटेड। तो आप इतनी सारी चीज़ों को नोट कीजिए, आप इसे लिख लो ताकि कुछ और नेक्स्ट वायरल डिजीज़ के बारे में मैं आपको से सिखा सकूं, उसकी बातें कर सकें। हैव यू कंप्लीटेड? आई होप कि आपने समझा होगा, तो इसे लिख लीजिए ताकि मैं इसे इरेज कर दूं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट टाइप ऑफ द वायरल डिजीज, और उसका नाम है एड्स। ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर डिजीज़ है, और यही नहीं, इस डिजीज़ के बारे में 9th से ही आपको पढ़ाया गया होगा, और वहाँ भी आपको जानना ही था, थोड़ा बहुत शायद आपको पता हो, और इसका नाम बार बार सुनते ही हो। तो इस डिजीज़ के बारे में मैं आपको सिखाता हूँ। तो सबसे पहले एड्स का फुल फॉर्म कोई पूछेगा, बोल देना है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, या फिर एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, कोई भी चलेगा, ठीक है ना। अब बता रहा हूं कि कौन सा वायरस के कारण एड्स हुआ, कौन सा वायरस है जो रिस्पॉन्सिबल है एड्स होने के लिए। तो मैं यहाँ पर नाम लिखा हूं रेट्रोवायरस। ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं इंटर के बोर्ड एग्जामिनेशन में, इसीलिए बी केयरफुल, कंपटीशन में भी मे बी कम इन कंपटीशन। और HIV वायरस, ठीक है। नेक्स्ट है कि मोड ऑफ इन्फेक्शन या फिर स्प्रेड, यानी कि फैलने का तरीका क्या, ये कैसे फैलता है। तो आओ चलो जानते हैं, लेट अस सी। मैं यहाँ पे लिखा हूं कि स्प्रेड्स थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन। अगर कोई भी, सबसे पहले तो ये जानिए कि एड्स जो वायरल डिजीज है वो STDs है, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। जब सेक्सुअली कांटेक्ट में आता है कोई पर्सन तो ही एड्स हो सकता है, ऐसे नहीं होगा। ऐसे भी हो सकता है बट बहुत ही रेयर चांसेस रहता है। और ही बताऊँ कि कैसे हो सकता है। ऑफ कोर्स हो सकता है, जरूरी नहीं है कि सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू ही एड्स हो जाए आपको, और भी तरीके हैं वो मैं बताता हूँ। बट मोस्ट केसेस में पाया गया है कि वो इसी तरीके से फैलता है, इसीलिए इसको STDs बोलते हैं शॉर्ट में, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है एड्स। कोई पूछा है कि STDs है कि नहीं है तो कह देना है। समझ गया? कंप्लीटेड, अच्छी बात है। तो मैं लिखा हूँ कि ठीक है, इन्फेक्टेड पर्सन है, उसके साथ आप सेक्सुअली कांटेक्ट बनाते हैं तो वो आपको हो जाएगा, क्या, तो एड्स हो जाएगा। नेक्स्ट बताता हूँ कि फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू चाइल्ड, अगर कोई भी ऐसा महिला है जो प्रेग्नेंट है और उसको एड्स नाम का बीमारी हो चुका है, तो एकदम गारंटी है कि उसका जो बच्चा पेट में जन्म ले रहा है उसको भी एड्स हो ही गया है, यानी कि वो एड्स लेकर कहीं जन्म लेगा। समझ गया ना, अच्छी बात है। फिर बता रहा हूं कि कैसे हो सकता है। तो मैं लिखा हूं कि बाय शेयरिंग नीडल्स, जैसे आपको सुई देते हैं डॉक्टर साहब, कंपाउंडर साहब, तो सुई दिया, जैसे किसी व्यक्ति को सुई दिया है कंपाउंडर, वो ऐसा व्यक्ति है जो एड्स था उसको, और वो वही नीडल का इस्तेमाल करके आपके अंदर में भेंस में डाल दिया और आपको भी इंजेक्शन दे दिया उसी नीडल से, तो आपको भी एड्स हो ही जाएगा। समझ गए? तो पता चल गया ना कि सेक्सुअली कांटेक्ट बनाने के साथ साथ और भी तरीके हैं जिससे एड्स हो सकता है। आई होप कि यू आर डूइंग वेल, यू आर अंडरस्टैंडिंग माई थॉट्स, माई व्यूज, व्हाट आई एम एक्सप्रेसिंग हेयर। नेक्स्ट लिखा हूँ कि रेजर्स, अगर कोई व्यक्ति है जो रेजर से इस प्रकार से ब्लेड वगैरह सब करता है तो वो भी रेजर से भी फैल सकता है। कहीं कट गया, छट गया, फिर उसी से आप गए, आपको ही कट गया तो ब्लड मिला तो भी हो जाएगा, ठीक है ना। फिर लिखा हूँ वही ब्लड लिखा, रेजर ब्लड विथ समवन हु इज इन्फेक्टेड, ऐसा कोई व्यक्ति जो इन्फेक्टेड वो पर्सन है और वो पर्सन ब्लड का इस्तेमाल कर रहा है और फिर वो ब्लड का इस्तेमाल आपने किया तो हो जाएगा, ठीक है। अब चीजें समझ रहे होंगे। बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड, फिर नेक्स्ट लिखा हूं कि इसके कारण भी हो जाएगा बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड। कोई पर्सन ICU में भर्ती है, कोमा में है और उसको ब्लड का तुरंत आवश्यकता है। अब जल्दबाजी में ऐसे पर्सन को उठा ला है जो एड्स से संक्रमित था, घिरा हुआ था, और उसका ब्लड जो है वो आप एक हेल्दी पर्सन में चढ़ाइएगा। ट्रांसफ्यूजन का मतलब वही हुआ चढ़ाना, तो आप वैसे व्यक्ति में हेल्दी पर्सन में उसका ब्लड चढ़ा देते हैं तो एकदम गारंटी है जी कि हो ही जाएगा। यहाँ जरा सा वायरस मिलता है तो हो जाता है, और आप तो पूरा का पूरा बोतल ही उसके शरीर के अंदर उतार दिए, आप तो उसको कोई बचा ही नहीं सकता है होने से।
हैव यू कंप्लीटेड? आप चीज़ें समझ रहे होंगे, कोई कष्ट नहीं ना हो रहा है, अच्छी बात है। तो इतनी सारी चीज़ों को ध्यान रखिएगा, प्रिवेंशन में भी यही हो जाएगा कि इतनी सारी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड कर सकें। ज़्यादा से ज़्यादा कहने का क्या अर्थ हुआ कि अवॉइड करना ही करना है। आई होप कि आपने सीखा होगा, अच्छी बात है। नेक्स्ट लिखा हूँ कि इसका सिम्पटम्स क्या है, इसका लक्षण क्या है, पहचानेंगे कैसे, पहचानने का नियम एड्स का। तो आई हैव मेंशन हेयर इज दैट कि डिक्रीज्ड ब्लड प्लेटलेट काउंट, यानी कि ब्लड में प्लेटलेट का मात्रा कम हो जाएगा, WBC कम हो जाएगा, शरीर में ताकत ही नहीं मिलेगा। ठीक है, ब्लड जो है वो जैसे तैसे हो जाएगा, यानी कि एक बार ब्लीडिंग होगा तो वो ब्लीडिंग बंद नहीं होगा, होते ही रहेगा, तो वो हो जाता है। नेक्स्ट लिखा हूँ कि कॉमा देखे कि डिक्रीज्ड इम्यूनिटी, यानी कि आपका जो इम्यूनिटी पावर है, कि आपका स्ट्रॉन्गनेस का पावर है वो एकदम घट जाएगा, आप इम्यूनिटी कम हो जाएगा। फिर से बताइए, नहीं समझे सर तो सुनेगा मेरी बातों को। इम्यूनिटी कम हो जाना मतलब ये हुआ कि अभी इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग है तो आप एकदम ताकतवर हैं, आप इन्वायरमेंट को सस्टेन कर पा रहे हैं, लेकिन इम्यूनिटी पावर ही कम हो जाएगा तो शरीर ही भरियाल नहीं लगेगा, ताकत ही नहीं मिल रहा। तो दैट इज द इम्यूनिटी पावर। स्ट्रॉन्ग होता है, अच्छा से खूब खाइए, दूध दही ताक मक्खन घी पनीर एक्सेट्रा खाता रहा, या फल फ्रूट सारी सब्जियां खूब खाओ, एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा इम्यूनिटी। ठीक है ना। नेक्स्ट लिखा हूँ लॉस ऑफ वेट, व्यक्ति का वेट मानो जैसे लगेगा कि आधा किलो का है, जैसे पूरा एकदम वेट ही खत्म हो जाता है बॉडी पर से, एकदम हड्डी झलकेगा, हड्डी गिन पाओगे, देख पाओगे, छू के हड्डी को, बोन्स को आप महसूस कर सकते हैं। ऐसा हालत हो जाता है एड्स के केस में। पेशेंट को एक इधर से मारोगे ना तो उधर एकदम फेंका जाएगा, कुछ उसके में खड़ी होने का ऐसा ताकत है, बोलने का भी कुछ नहीं रहता है। एनी हाउ बेड रेस्ट में रहेगा कंप्लीटली। कोल्ड, कफ, टाइफाइड फीवर, यानी कि सर्दी, खांसी, खोखी, आई मीन बुखार, जाड़ा बुखार, ये सब तो कॉमन, ये सब होते ही रहेगा उसको। एंड बॉडीज नॉर्मल, इस पर गौर कीजिएगा कि बॉडीज नॉर्मल डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन ब्रेक्स डाउन, यानी कि जैसे कि अभी नॉर्मली किसी का भी शरीर हो तो वो नॉर्मली बॉडी का एक अपना क्षमता रहता है क्या करने का, तो उसका अपना एक क्षमता रहता है किसी भी इन्फेक्शन से, बीमारी से लड़ने का, है ना, वो बहुत ही कम हो जाता है जी। किसको? तो जिसको एड्स हुआ है उसको। तो बी केयरफुल, अगर इतना सारा सिम्टम्स किसी को दिखता है तो उसको फौरन और तुरंत से तुरंत इलाज की ज़रूरत है, वरना मामला साफ समझो। बचने का चांस बहुत कम है, ना के बराबर, मर ही जाए कुछ दिन में, कुछ ही दिन के मेहमान है। एनी हाउ लेट अस सी। नेक्स्ट बता रहा हूँ इनक्यूबेशन पीरियड एंड वैक्सीनेशन, यानी कि कितना दिन तक के बाद पता चलता है कि एड्स हुआ है और उसके लिए कोई वैक्सीन है क्या एड्स के लिए। तो लिखा हूँ कि इंक्यूबेशन पीरियड में भी अराउंड 3 to 12 ईयर्स, इस पे गौर कीजिएगा, ठीक है ना, कि इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो तकरीबन 3 साल से 12 साल तक लगे। नहीं समझे? समझाता हूँ। किसी को एड्स हुआ है कि नहीं हुआ है वो 3 साल के बाद पता चलता है, कि 3 साल के बाद पता चला है कि उसको एड्स हो गया, तब तक लगी मामला साफ हो जाता है, यानी कि आप कंट्रोल से बाहर है। और कभी कभी तो एड्स के केसेस में ऐसा पाया गया है कि तकरीबन 10 साल, 12 साल, 13 साल, 8 साल, 7 साल के बाद पता चलता है कि उस पेशेंट को एड्स है, और तब तक बहुत लेट हो जाती है, बचा नहीं पाइएगा। हाँ, अगर इसी दौरान इंक्यूबेशन पीरियड के दौरान ही किसी बीमारी की पकड़ हो जाती है कि नहीं उसको ये बीमारी हुआ है तो कंट्रोल पाना आसान है, लेकिन जब चीज़ें हो गई तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। समझ गया ना? इसीलिए जरा से भी सिम्टम्स दिखे तो बी केयरफुल हो जाना चाहिए व्यक्ति को, क्योंकि आप लोग तो अच्छे खासे स्टूडेंट हो, नॉलेजेबल होना है ना। तो इतना ये हाल है, ये रवैया है इस एड्स का। नेक्स्ट बताता हूँ कि अवॉइड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विथ अननोन एंड इन्फेक्टेड पर्सन, जैसे कि कोई भी अननोन पार्टनर के साथ सेक्सुअली संबंध नहीं बताइए। जो भी आपकी वाइफ है या फिर जो भी आपको नोन है, जाना है, उन्हीं के साथ सिर्फ सेक्सुअली संबंध कांटेक्ट बनाना है। ऐसा नहीं कि किसी भी के साथ भी सेक्सुअली संबंध बना दिए तो भी एड्स होने का चांसेस बढ़ जाता है।
और ज़्यादातर क्या पता कि आपको उसको एड्स हुआ है कि नहीं हुआ, आपको तो पता नहीं रहेगा, और आप सेक्सुअली कॉन्टैक्ट बना लीजिएगा, फिर आपको एड्स हो गया तो आपको भी नहीं पता चलेगा, 3 साल 4 साल के बाद पता चलेगा ना कि एड्स हमको हुआ था, क्योंकि हमने ऐसा कुछ किया था पास्ट में। तब तक लगी आप फिर जैसे ही एड्स किसी को होता है तो वो बचने का चांस बहुत कम रहता है, पूरा बॉडी बहुत हालत ख़राब हो जाता है, ना चलने का ठिकाना ना कुछ करने का ठिकाना, ऐसे ही बिस्तर पर लेटे रहेगा और क्या करेगा। चलो ठीक है ना। फिर बताऊं कि नो इफेक्टिव क्यूर नोन सो फार, इसको में किसी भी तरह का कोई इफेक्टिव प्रभावशाली इलाज इस एड्स का आज तक बना ही नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। इसके लिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि सुरक्षा ही सबसे बड़ा इलाज और सबसे बड़ा हथियार है इस एड्स के केसेस में। आई होप कि आप चीज़ें समझे होंगे कि क्या करना है इससे बचने के लिए और क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से और भी जानकारी देता हूँ वायरल डिजीज़ के बारे में, ताकि आपको नॉलेज रहे बरकरार, ठीक है ना, कि नॉलेज शुड मस्ट बी टेकन फ्रॉम एनी सोर्स। आई थिंक आप समझ गए होंगे, तो आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछ सकता है कि इंक्यूबेशन पीरियड पूछ देगा शायद, इसका इंक्यूबेशन पीरियड आप इसको ख्याल रखिएगा, ध्यान में रखिए कि 3 से 12 साल इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। चीज़ें समझ गए होंगे तो आप इसे लिख लीजिए, लिख लिया ना, मिटा देते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट टाइप ऑफ द वायरल डिजीज। अब इस वायरल डिजीज का नाम है मम्प्स। ये मम्प्स क्या होता है, अब इसके बारे में जानकारी देता हूँ मैं कि ये कैसा डिजीज है, किसके कारण हुआ, क्या लक्षण है। तो लेट अस टॉक अबाउट दिस वायरल डिजीज। मैं यहाँ पे सबसे पहले बताया हूँ कि कौन सा वायरस के कारण ये मम्प्स नाम का बीमारी होता है। तो लिखा हूँ कि पैरामिक्सो वायरस या फिर पारामिक्सो वायरस, जो या फिर इसको बोल सकते हो आरएनए वायरस के चलते क्या होता है, मम्प्स। याद रहेगा, भूलोगे नहीं ना, अच्छी बात है। तो ये बोर्ड एग्जामिनेशन में इंटर का आ सकता है, ये इम्पॉर्टेंट है, कहीं भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी सेवरल पूछ सकता है, तो इसीलिए बी केयरफुल। नेक्स्ट है मोड ऑफ इन्फेक्शन या फिर स्प्रेड्स। अब ये मम्प्स नाम का जो वायरल डिजीज है वो किस तरीके से फैलेगा, इसका मोड क्या है, तरीका क्या है, तो आओ चलो जानते हैं। लेट अस सी। I have mentioned here that कि virus generally attacks the children between the age of 5 to 12 years, may occur in adults also। लेकिन ये जो मम्प्स नाम का वायरस है वो ज़्यादातर छोटे बच्चे में ही पाया जाता है, तकरीबन 5 साल से 12 साल के बीच में कोई भी चिल्ड्रन है, कोई भी लड़का है, चाहे वो सी है चाहे ही है, यानी कि वो लड़का है चाहे लड़की है, ठीक है, तो उसको ये आसानी से हो सकता है मम्प्स नाम का बीमारी। लेकिन अगर वो बड़ा हो गया है 18 साल 20 साल 25 साल 30 साल, तो ना ही चांस है, ना के बराबर चांस है कि उसको हो सकता है, लेकिन शायद हो सकता है, क्या जाने हुए, इसीलिए लिख दिया पहला ही से कि मैं आकर इन एडल्ट आल्सो, शायद जवान में भी हो सकता है, क्योंकि बीमारी है, कुछ भी हो सकता है ना। तब कहा कि बिहान कोई इज्लेम ना लगाए भाई कि आपने कहा था बच्चे को ही होता था, देखिए वो जवान है उसको हो गया, इसीलिए पहले से ही बता दिया, ठीक है ना। नेक्स्ट बताया कि हाईली इन्फेक्शियस, यानी कि बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शियस डिजीज है, इसके कांटेक्ट में आइएगा हो जाएगा। हाईली इन्फेक्शियस है, ध्यान देना। स्प्रेड्स थ्रू ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से इन्फ्लुएंजा वगैरह स्प्रेड करता है, ड्रॉपलेट बाट जाएगा एयर में, फिर कांटेक्ट होइएगा तो और लिखो और डायरेक्ट कांटेक्ट विथ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल, जैसे कि कोई भी इंडिविजुअल है वो क्या करता है, छिकता है चाहे जो भी करता है, तो उसका ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के कारण मम्प्स नाम का बीमारी हो सकता है। या फिर डायरेक्ट कांटेक्ट बनाइएगा, गला मिलिएगा या फिर सामने से बात कीजिएगा, सांस में सांस मिलेगी तो फिर हो सकता है ना। तो इस तरीके से फैल सकता है, तो इसको ध्यान देना है, और जिस तरीके से फैलता है उस चीज को ही अवॉइड कर दो, वही हमारा प्रिवेंशन हो जाएगा। ट्रिक बता रहा हूँ, नहीं जानते हो तो अभी से भी जानिए। किसी भी डिजीज का जो मोड ऑफ इन्फेक्शन है, कैसे फैल रहा है, उसी चीज को रोक दो, तो कहाँ से होगा, नहीं होगा। ट्रिक याद रहेगा ना, भूलोगे नहीं ना। हाँ, इसी चीज को एग्जामिनेशन में भी लिख सकते हो कि अवॉइड करेंगे, कांटेक्ट किसी के साथ नहीं करेंगे, दूर रहेंगे, टेक डिस्टेंस, दूर रहेंगे, है ना, ये नहीं आओ। तो इस तरीके से खुद ब खुद तुम चीजें लिख सकते हो।
जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि किसी चीज़ हो रहा है, कोई कारण से हो रहा है, आप उस कारण को ही ख़त्म कर दो, नहीं होगा, है ना। तब एनी हाउ, अब नेक्स्ट बातें करता हूँ इसी मम्प्स के बारे में, वो है सिम्टम्स की मैं चर्चा करता हूँ। तो लेट अस डिस्कस अबाउट द सिम्टम्स। इसका क्या लक्षण है, क्या गुण है, कैसे पहचानें, तो वहीं लिखा हूँ कि पेनफुल स्वेलिंग बिहाइंड द ईयर्स ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ प्रोटीड ग्लैंड या फिर प्रोटाइड ग्लैंड। इस लाइन को अंडरलाइन कीजिएगा, और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से यहाँ से भी पूछ सकता है कि कौन सा ग्लैंड जो है वो इन्फ्लेमेशन यानी कि फूल जाता है। तो प्रोटाइड ग्लैंड जो कि कान के नीचे होता है, यहाँ पे पीछे होगा साइड में, तो वो ग्लैंड जो है वो इन्फेक्ट हो जाता है, जिसके कारण कान में यहाँ पे दर्द होगा। ठीक है, और भी बताता हूँ। तो स्वेलिंग ड्यू टू द इन्फ्लेमेशन ऑफ प्रोटीड ग्लैंड, प्रोटीड ग्लैंड कान के पास है यहाँ पे, और इस ग्लैंड में इन्फेक्शन हो गया और इसी के कारण पेनफुल स्वेलिंग, तो दर्द होगा। ठीक है, फूल जाएगा यहाँ पे। तो इसी के कारण ये लक्षण है, सिम्टम्स है, और इसी के कारण भी ये डिजीज मप्स नाम का हुआ भी। स्वेलिंग ये सब हुआ ना, इस ग्लैंड के में इन्फेक्शन हुआ, और वो इन्फेक्शन किसके कारण हुआ भाई, तो पैरामीजो वायरस के कारण, जो कि क्या है, तो वो एक RNA वायरस है। समझ रहे हैं चीजें अच्छी, और एक दूसरे से इंटरप्रेट करके, जोड़ करके, रिलेट करके समझिए और अच्छे से क्लैरिटी मिले। नेक्स्ट बताया हूँ सिम्टम्स है किसका, तो मम्प्स का। वो लिखा हूँ कि हाई फीवर, डिफिकल्टी इन द मूवमेंट ऑफ जॉस एंड ओपनिंग ऑफ माउथ। सबसे पहले तो बुखार रहेगा आपका बॉडी पर, बुखार के साथ साथ बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज रहेगा, दैट इज द बुखार। तो इसके साथ ही साथ आपका जो जॉ है वो दर्द करेगा, मूवमेंट करेगा, घुमाएगा, इस प्रकार से कीजिएगा ना तो दर्द होगा। ठीक है ना, और खाइएगा चबा करके तो ही दर्द होगा, एक साइड सर की दोनों साइड, और इधर भी दर्द होगा तो ये कैसे खुल पाएगा, है ना। तब समझा करो। तो ठीक है ना, आप समझे होंगे कि क्या क्या हो सकता है। नेक्स्ट लिखा अफेक्ट्स ओवरीज एंड टेस्टिस इन एडल्ट्स। इस लाइन को अंडरलाइन कीजिएगा और इस पे गौर कीजिए। ये जो है वो कुछ खास आपको बताता है कि अफेक्ट्स ओवरीज एंड टेस्टिस इन एडल्ट्स में लीड टू स्टेरिलिटी। स्टेरिलिटी का मतलब हुआ नपुंसकता, यानी कि वो बांझपन, इसको हिंदी में बोल सकते हो बांझपन, यानी कि बच्चा ना पैदा करने का शक्ति को ही बांझपन करते हैं। तो स्टेरिलिटी का कोई मतलब पूछेगा, बता देगा ना। तो जो हमारा मप्स नाम का बीमारी है, डिजीज है, वो वायरल डिजीज है, और उसका एक सबसे खराब पार्ट ये है इस डिजीज के कि ये हमारा मैन है, कोई बॉयज़ है तो उसका ओवरी जो है वो उसका टेस्टिस जो है वो खराब करता है। अगर कोई वोमेन है, फीमेल बॉडी है, तो उसका ओवरीज खराब करेगा, और बॉय में टेस्टिस खराब करता है, जिसका कारण स्टेरिलिटी परिणाम मिलता है, यानी कि वो बच्चे को पैदा करने में असमर्थ हो जाता है। तो ये सबसे इसका वर्स्ट पास्ट है और खराब पार्ट है जो यही। आई होप कि आपने चीज़ें समझा होगा अच्छी बात है। नेक्स्ट लिखा हूँ कि इंक्यूबेशन पीरियड एंड वैक्सीनेशन। इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, और इंक्यूबेशन पीरियड यानी कि कितने दिन तक लगे लक्षण वगैरह ये सब रहेगा, और कितने दिन तक लगी रहेगा, तो और इसका वैक्सीन क्या है, तो इन्हीं सारी चीज़ों की जानकारी देता हूँ। लिखा हूँ कि इंक्यूबेशन पीरियड इज अबाउट 14 to 21 डेज, तकरीबन 14 से 21 दिन तक लगातार ये लक्षण सारा का सारा प्रकट होते रहेगा, इंक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, इंक्रीज होते रहेगा, इस प्रकार से। फिर लिखा हूँ कि लास्ट फॉर 1 to 2 वीक्स, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा इसका जो लक्षण है वो 1 सप्ताह से 2 सप्ताह तक रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग वेरी वेल। 14 से 21 दिन रहेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 सप्ताह रह सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा और नहीं रहेगा। वन अटैक गिव्स ए लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी। इस पॉइंट को भी गौर कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से यहाँ से भी पूछ सकता है। कैसे पूछेगा, तो पूछेगा कि जो मप्स नाम का बीमारी है वो एक अटैक हुआ तो क्या लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी को प्रदान करता है मप्स। तो हाँ, लाइफ लॉन्ग ये चीज़ नहीं समझा हो कि लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी गिव्स लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी। इसका कहने का अर्थ ये होता है
कि जैसे मान लीजिए कोई भी बीमारी आपको हुआ, जैसे मम्स नाम का ही बीमारी आपको होता है, किसी को भी होता है, तो एक बार हुआ ना तो दोबारा होने का जो चांस है वो ना के बराबर है, यानी कि 99% चांस है कि आपको बीमारी नहीं होगा। उसी को बोलते हैं कि गिव लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी, यानी कि आपको इम्यूनिटी में सेव हो गया, अब आपको में क्षमता आ चुका है कि इस डिजीज से तुम लड़ सकते हो, तो लड़ के भगा देगा अगर दोबारा आया हम पे अटैक करने, तो इसीलिए नहीं होता है। आई होप कि आपने समझा होगा कि लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी क्या गिफ्ट प्रदान किया, यानी कि दोबारा होने का चांस नहीं है, नहीं होगा, नहीं मान के चलो, ऐसे तो होने का कुछ भी हो सकता है। एनी हाउ, तो आप आई होप कि आपने मम्स नाम का जो डिजीज़ है इसको आपने अच्छे से सीखा होगा, अच्छे से पढ़े होंगे। कहीं कोई कन्फ्यूजन है, हाँ या ना? नहीं होगा कन्फ्यूजन, आई नो। तो इतनी सारी चीज़ों को आप अच्छे से क्या कीजिए, देख लीजिए और इसे लिख लीजिए। चलो, और आई होप कि आपने समझा होगा। तो इस लेक्चर को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, अभी रुक जाओ, इस लेक्चर को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ और फिर से कुछ नेक्स्ट लेक्चर में और इसी चीज़ के बारे में डील करेंगे। आज 3 ठो बताया ना आपको वायरल डिजीज, और 2 और बचा हुआ है, उसको कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो उसे भी देखना भूलिएगा नहीं, उसे भी ध्यान से देख लेना। समझ गया? तो आई होप कि आप मेरी बातों को समझते होंगे। इतना सारा जो नोट्स आपने लिखा है, तो इन सारे नोट्स को एक बार रिवाइज भी किया कीजिए, और क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कैसे करेगा। तो क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करने के लिए एनसीईआरटी का बुक्स में दिया हुआ है, आपको बुक्स होगा एनसीईआरटी का, तो उसमें से सोल्व कर सकते हो, या फिर जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो मैं खुद बहुत सारे क्वेश्चंस का सोल्यूशंस करूँगा, इसीलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो बस आज के इस लेक्चर में मैं यहीं तक आपको छोड़ता हूँ, फिर से मिलूँगा कुछ नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए अंदाज में। तब तक के लिए बस लव यू ऑल, टेक केयर।